हेलो बच्चों, ऑनलाइन जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले वाला वीडियो तुम लोग नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। इसके बाद जो मॉडल सेट जैसे ही अपलोड होगा जैकबोर्ड के वेबसाइट में, थे वैसे ही उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल में आए तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सबसे पहले यहीं से तुम लोग को पीडीएफ का क्या होगा, जो मॉडल सेट है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि 6 से 7 क्लास से 10 क्लास तक पूरा यहीं से साइंस का तुम लोग को क्या मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पार्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद पार्ट में आते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग, झारखंड बोर्ड है, क्लास 9 का है। ये फुल चैप्टर 1 सेट में है ना। ये 14 पार्ट हैं 1 सेट में। इसको क्या है, इसका जो पार्ट का जो नाम है क्या है, प्राकृतिक संपदा। यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। प्राकृतिक संपदा से एक 45 मिनट में पूरा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, या तो उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संपदा का जो पहला टॉपिक है। तो यहाँ से इसका पहला पॉइंट क्या कहते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संपदा, तो जिस वस्तु का उपयोग जो होता है हम अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, जिस वस्तु का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, ठीक है, उसे संपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संपदा कहते हैं। जो संपदा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, जो प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध हो, क्या उपलब्ध हमें प्राकृतिक रूप में हमें उपलब्ध होता है, उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जिस वस्तु का उपयोग हम अपने लाभ के लिए कर सकते, क्या करते हैं, हम लाभ के लिए कर सकते हैं, उसे संपदा कहते हैं, ठीक है। जो संपदा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, जो प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध हो, तो उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम देख सकते हैं जल, वायु, मिट्टी, पौधे और आदि। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जल, वायु, मिट्टी और पौधे। इसका कितना चार्ट हो, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है। यहाँ से तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो हम टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप तुम लोग मेरे को मैसेज करके क्या करें, उसका पीडीएफ भी मांग सकते हैं। तो हम वहाँ से डाल देंगे, वहाँ से मांगने का ज़रूरत नहीं, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट इसको देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर, इसको लॉक करते सबसे क्या है, पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है, पृथ्वी पर कौन कौन सी ऐसी संपदा है, ठीक है। तो उसको देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत को जल स्थल मंडल कहते, क्या कहते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह से लगभग क्या है, लगभग 75% भाग पर पानी है। क्या होता है, पृथ्वी की जो सतह से लगभग क्या है, पृथ्वी की सतह से लगभग 75% भाग पर पानी है। क्या है, पानी है। उसको तुम लोग देख सकते हैं, 75% भाग पर क्या है, पानी है। यह भूमिगत रूप में पाया जाता है। क्या होता है, यह भूमिगत रूप में पाया जाता है, ठीक है। यह समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों, क्या होता है, समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में इन सबों को मिलाकर जलमंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी कितना प्रतिशत भाग पर, 75% भाग पर पानी है। यह भूमिगत रूप में पाया, भूमि का अंदर पाया जाता है, ठीक है। यह समुद्र, नदियों, झील, तालाब आदि के रूप में इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, ठीक है, उसको जलमंडल कहते हैं। उसके बाद देखेंगे वायु जो पृथ्वी पर एक कंबल की तरह कार्य करता है। जो वायु होता है, जो पृथ्वी के क्या करता है, कंबल की तरह क्या करता है बच्चों, काम करता है, उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। तो उसको जो हमारे वायु जो पृथ्वी पर एक कंबल की तरह जो कार्य करता है, वायुमंडल कहलाती है। क्या कहते हैं, कंबल की तरह का कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे क्या है। तो यहाँ से इसको देख लिए, ठीक है। आप देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैव मंडल, ठीक है बच्चों। जैव मंडल क्या है, जैव मंडल। तो यहाँ से देखेंगे जैव मंडल के बारे में, जीवन भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र, जो जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र, जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन का संभव बनाते। क्या कहता है, जीवन का भरण पोषण करने वाले पृथ्वी का
क्षेत्र जो जीवन का भरण पोषण करने वाला है, पृथ्वी का क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल या जलमंडल, स्थलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन का संभव बनाता है। क्या कहते हैं? जीवन का संभव बनाते, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। क्या कहते हैं? 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक किसको बोलेंगे बच्चों? पौधे एवं जंतु क्या है? एक प्रकार का जैविक घटक है। जो पौधा उसमें जीवन होता है, ठीक है, और जंतु उसमें भी एक प्रकार का जीवन है, तो इसके जैविक जो घटक है पौधे एवं जंतु। ठीक है, अजैविक घटक हवा, पानी और मिट्टी। अजैविक घटक वैसे घटक को बोलेंगे जो हवा उसमें जीवन नहीं है। ठीक है, पानी में जीवन नहीं है, और मिट्टी ऐसे ये को अजैविक घटक बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहली बार चैनल में आए तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देंगे। उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे, ताकि सबसे पहले जो हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जब भी वीडियो डालेंगे आपको पहुंच जाएगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जीवन की सांस हास हवा, जीवन की सांस हास हवा। ठीक है, इसको अच्छा से ये नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे क्या इसको कहते हैं। इस पॉइंट में वायु जो होता है कोई गैस जैसे नाइट्रोजन, वायु में जो कोई गैस जैसे नाइट्रोजन जो होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण है। क्या होता है? वायु कोई गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण है। क्या होता है? वायु कोई गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का क्या है? मिश्रण है। वायु में जो होता है नाइट्रोजन कितना 78% और ऑक्सीजन 21% होता है। जो होता है क्या होता है? देखो, वायु कोई गैसों से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का जो मिश्रण होता है, वायु में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है 78% होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है 21 होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, कम मात्रा में वायु में होते हैं। ठीक है, और हीलियम और नियन जो होता है, हीलियम, नियम, आर्गन और क्रिप्टन जैसे उत्कृष्ट गैस जैसे अल्प मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो उसे जीवन का सस हवा कहते हैं। ठीक है, तो सस हवा उसको कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको देखेंगे, वायुमंडल का क्या भूमिका है। वायुमंडल का भूमिका क्या है उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसको लग कर दिया, आप देखते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का क्या भूमिका है उसको देखेंगे। तो वायु में उष्मा की कुचालक होता है। वायु उष्मा की क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, वायु क्या होता है बच्चों? उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, उसके वायुमंडल दिन के समय क्या होता है? वायुमंडल जो होता है दिन के समय क्या होता है बच्चों? दिन के समय और वर्षा भर पृथ्वी के औसत तापमान पर लगभग क्या नियत रखता है? जो वायुमंडल दिन का समय और वर्षा पर, दिन के समय और वर्षा भर जो होता है, दिन के समय और वर्षा भर पृथ्वी के औसत तापमान को क्या होता है? पृथ्वी के जो औसत तापमान को लगभग क्या करता है? नियत रखता है, तापमान को लगभग नियत रखता है। ठीक है, उसके बाद हम जो देखेंगे नेक्स्ट, यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है। क्या होता है? यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, और रात के समय उष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम कर देता है। क्या कहता है? जो रात के समय उष्मा को क्या होता है? बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को क्या करता है बच्चों? कम करता है, इसको कम करता है, जिसे रात जिससे क्या होता है? रात अत्यधिक ठंडी हो नहीं पाती। क्या होता है? जो रात होता है अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती है। वायुमंडल का यही भूमिका। ठीक है, ये क्या करता है? क्या ये वायुमंडल के दिन के समय वर्षा भर के पृथ्वी औसत तापमान को क्या करता है? बनाए रखता है। और इसका इस दूसरे ये में समझ सकते हैं कि दिन के समय क्या होता है? अचानक वृद्धि को रोकता है, मतलब जो तापमान होता है वायुमंडल उसको रोकता है। ठीक है, और रात के समय बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम, जिसे मतलब ठंडा होने नहीं देता। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उदाहरण के रूप में पृथ्वी की स्थिति की तुलना। क्या पृथ्वी की स्थिति की तुलना चंद्रमा की स्थिति, मतलब पृथ्वी की स्थिति में जो चंद्रमा की तुलना को किया गया, मतलब पृथ्वी की इस स्थिति की
तुलना चंद्रमा की स्थिति से कीजिए, है ना, चंद्रमा से कीजिए बोल रहा है। तो जहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, जहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता है ना, वहाँ क्या होता है, वह रात का तापमान माइनस क्या आता है 90 डिग्री। यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग 90 डिग्री सेल्सियस। और दिन का तापमान क्या होता है बच्चों, यहाँ से इसको थोड़ा देख सकते हैं तुम लोग, क्या होता है, पृथ्वी की स्थिति जो तुलना चंद्रमा की स्थिति कीजिए जहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ रात का जो तापमान होता है -90 डिग्री सेल्सियस होता है। जहाँ जो वायुमंडल नहीं होता, देखो चंद्रमा में क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ -90 डिग्री सेल्सियस होता है। और दिन के तापमान जो होता है 110 डिग्री, साथ ही हवा एवं पानी की अभाव रहता है। क्या, हवा तथा पानी की अभाव रहता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे वायु की गति, पवन जो होता है वायु की गति को, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो वायु की गति और पवन यहाँ से, दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। क्या होता है, दिन के समय हवा दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। क्या होता है, देखो दिन के समय हवा की दिशा जो होता है, दिन के समय जो हवा का दिशा होता है क्या, समुद्र से क्या स्थल की होता है, समुद्र से स्थल की ओर होता है दिन के समय, ठीक है। क्योंकि स्थल की ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है। क्या होता है, वो जो क्योंकि स्थल की जो ऊपर की हवा होता है जल्द क्या होता है, गर्म हो जाता है और ऊपर उठने लगती है। क्या होता है, क्योंकि स्थल का जो हवा होता है क्या होता है, गर्म होता जाता है, गर्म हो जाता है और ऊपर की ओर उठने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग इसको। और रात के समय क्या, हवा की दिशा स्थल से जो होता है, स्थल की ओर किसकी तरफ जाता है, समुद्रों की ओर जाता है। तो यहाँ से तुम लोग इसको देख सकते हैं, हवा की दिशा स्थल से समुद्रों की ओर होती है। क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र ठंडा होने लग जाता है। क्योंकि जो रात का समय जो होता है, रात के समय स्थल और समुद्र जो होता है, रात के समय जो स्थल जो होता है और समुद्र, स्थल और समुद्र ठंडे होने लगते हैं। क्या करते हैं, ठंडे होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे इसका जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र हवा की गति और पवनों का निर्माण। क्या होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र हवा की गति और पवनों का निर्माण करती है। क्या, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो हवा की गति और पवनों का क्या करता है, निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे जो पॉइंट इसका, वायु का प्रदूषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वायु का प्रदूषण किस प्रकार मतलब ये से होता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसको, ठीक है। वायु में स्थिति हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे वृद्धियाँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन फ्लोराइड, सीसा, धूल के कण वायु प्रदूषण कहलाता है। क्या कहते हैं, देखो वायु में स्थित हानिकारक पदार्थ वृद्धियाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन फ्लोराइड, सीसा, धूल के कण वायु प्रदूषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें इससे मनुष्यों में क्या होता है, श्वसन में गुर्दों की मतलब मनुष्यों में अगर वायु अगर प्रदूषण से हम लोग उससे मतलब अगर वायु प्रदूषण उससे हम लोग सांस लेंगे तो हमारे मनुष्यों के शरीर में क्या क्या मतलब हानिकारक प्रभाव होगा मनुष्यों में, ठीक है। तो उसमें क्या, श्वसन, गुर्दों की बीमारी होगा, उच्च रक्तचाप होगा, आँखों में जलन होगा, कैंसर आदि समस्या आते क्या होगा, श्वसन, गुर्दों में बीमारी, उच्च रक्तचाप, आँखों में जलन, कैंसर आदि समस्या आती है, ठीक है। इसमें पौधों में क्या हानिकारक, कम वृद्धि होगा, आज क्या होगा, पौधा मतलब छोटा होगा, वृद्धि नहीं होगा, क्लोरोफिल की गिरावट आएगी, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम है, पत्तियों में का रंग जो धब्बे जैसे समस्या आते, मतलब पत्ती को मतलब अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा, ठीक है, पेड़ पौधे भी, ठीक है, उसके कारण से। तो इसको देख सकते हैं तुम लोग, इसका क्या क्या मतलब इसमें क्या कार्बन सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सीसा, धूलकण, इसमें क्या होगा, मनुष्य में कोई बहुत कुछ बीमारी होने का संभावना, बीमारी होने जैसे उच्च रक्तचाप, आँखों की जलन, कैंसर आदि समस्या आती है, ठीक है। और पौधों में क्या आता है, कम वृद्धि, क्लोरोफिल की गिरावट, पत्तियों में रंग के धब्बे जैसे समस्या आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से मतलब और एक बार नोट करके पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको एग्जाम में आता है तो एकदम कंफर्म से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे दें वायु प्रदूषण को तो देख लिए इसको, अच्छा इसको डबल ये हो गया, ठीक है। तो देखते हैं वर्षा, तो यहाँ से देखेंगे वर्षा, तो वर्षा
जलाशयों से होने वाले जल की बाष्पीकरण तथा संघनन जो होता है हमें वर्षा प्रदान करते हैं। देखो जलाशय से क्या होने वाले जो जल का बाष्पीकरण होता है, जलाशय से क्या बाष्पीकरण तथा संघनन होता है। देखो बाष्पीकरण के ऊपर होता है वहाँ संघनन होता है, ठीक है। हमें ये वर्षा प्रदान करता है। इसी रूप में जो होता है ये जो ये होता है प्रक्रिया, तो इसी के कारण हमें वर्षा होता है, ठीक है। तो क्या ये रीजन है उसको देखते हैं क्या है। दिन के समय जब जलाशय में पानी लगातार जो होता है, दिन के जो समय होता है जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य के किरणों के कारण के द्वारा क्या होता है, दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, दिन के जो समय होता है जब जलाशय का पानी लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है और जलवाष्पित मतलब जल वाष्प होता है, ठीक है, जल वाष्पित होता है और जल वाष्प ऊपर की ओर ले जाता है जहाँ क्या फैलाती है और ठंडी होती है। क्या होता है, ठंडी होता है। ठंडी होकर क्या जल वाष्प जो बूंदों के रूप में क्या होता है, संघनित हो जाता है और जब बूंदे आकार में बढ़ जाती है और नीचे गिरने लगती है, इसे वर्षा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने भाषा में एक बताते रहे किस प्रकार से होता है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, समुद्र है, इस या तो नदी है, इसे समझना नदी है, ठीक है, नदी है, ठीक है। और इसमें क्या है, पानी है। ये यहाँ पर क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य, ठीक है, सूर्य है। इसमें क्या, सूर्य के किरणों से क्या होगा, ये क्या होगा, जल वाष्प होकर इधर उठेगा, ऊपर उठेगा, कहाँ उठेगा, यहाँ ऊपर उठेगा, यहाँ ऊपर उठेगा, यहाँ संघनन होकर क्या होगा, बादल का रूप ले लेगा। क्या क्या रूप लेगा, बादल के रूप होगा। और बादल जब क्या होगा, भारी हो जाएगा ना, तो क्या होगा, पुनः पृथ्वी में क्या के रूप में, वर्षा के रूप में पुनः आएगा, ठीक है। यही प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है जिसे जल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है कि उसके बाद और एक बार इसको बता ही देते हैं क्या है। दिन के समय क्या होता है, जब जलाशय में पानी लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होता है। क्या है, जलाशय के पानी सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होता है और जल वाष्प होकर क्या होता है, बाष्पित होता रहता है और वायु जल वाष्प होकर ऊपर ले जाता है। कहाँ से ऊपर ले जाता है, जहाँ ये फैलाती है, क्या फैलाती है और ठंडी होती है। क्या ठंडी होती है, ठंडी होकर जल वाष्प जल को बूंदों के रूप में क्या होता है, बूंदों के रूप में ये संघनित हो जाती है। क्या होता है, संघनित हो जाता है। जब बूंदे आकार में बढ़ जाता है, क्या होता है, आकार में बढ़ जाती है तो क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। क्या होता है, नीचे गिरने लगती है, इसे वर्षा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ अम्लीय वर्षा क्या है। तो अम्लीय वर्षा को यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा, जीवाश्म ईंधन जो होता है, जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तो यह ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे बनती है। क्या होता है, जब जीवाश्म ईंधन जब जलने लगती है तो ऑक्सीकृत होकर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, ये गैस जो होता है वायुमंडल में मिल जाती है। क्या होता है, ये गैस जो वायुमंडल में मिल जाती है, वर्षा के समय यह गैस में पानी में जो वो वर्षा के जो वायुमंडल में, तो जब वर्षा होता है तो यह क्या होता है, गैसों में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या होता है, ये जब वर्षा होता है तब क्या होता है, वही गैस पानी से मिलकर क्या होता है, क्या गैस बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। और जो वर्षा के साथ ये पृथ्वी पर आती है जिसे अम्लीय वर्षा के रूप में हम लोग जाने जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब जीवाश्म ईंधन जब इसको और एक बार अच्छे से बता देते, क्या जब जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तब क्या ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। क्या कहता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, ठीक है। और ये गैस वायुमंडल में मिल जाती है। कहाँ मिलता है, वायुमंडल में मिल जाती है। और वर्षा के समय यह गैस पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो वर्षा के साथ क्या होता है, पृथ्वी पर आता है, जिसे अम्लीय वर्षा के रूप में के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रीन हाउस का प्रभाव, उसको देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से देख सकेंगे उसके ग्रीन हाउस का जब प्रभाव है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प जो ग्रीन हाउस, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प आदि की पृथ्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों की अवशोषित कर लेता है। क्या कहता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प आदि पृथ्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते। क्या करते, अवशोषित कर लेते। क्या करते, अवशोषित कर लेते, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है, देखो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प आदि पृथ्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों जो होता है, पृथ्वी से अवरक्त किरणों, पृथ्वी से अब परिवर्तित होने वाले अवरक्त किरणों अवशोषित कर लेते। कि अवशोषित कर लेते, एब्जॉर्ब बोला जाता है इंग्लिश में, क्या है, अवशोषित, जिससे वायुमंडल का ताप क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प आदि पृथ्वी की जो परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अवशोषित कर लेते हैं, और जिससे वायुमंडल का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने का कारण का दुष्प्रभाव क्या, जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल या तो ये में आ जाएगा बहुत अधिक मात्रा में, तो हमें क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो 3 पॉइंट है उसको 4 पॉइंट है, तो उसको देखते हैं। तो क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस का जो प्रभाव बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद वैश्विक उष्मीकरण होता है। क्या होता है, वैश्विक उष्मीकरण है हो जाती है। ठीक है, वैश्विक उष्मीकरण ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको ऐसे जानो। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका जो मतलब इसके आगे इसको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की औसत तापमान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। ये ग्रीन हाउस तो तुम लोग देख रहे हैं, वैश्विक उष्मीकरण मतलब तापमान ऐसे समझो थोड़ा, इस भी तापमान में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के औसत तापमान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाए। पृथ्वी की जो औसत तापमान में उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, और चोटियों पर जमीन की बर्फ क्या ग्रीन हाउस की प्रभाव के कारण क्या होगा, पिघलने, जो हमारे जो ये है जम्मू कश्मीर जो वहाँ चोटियाँ हैं ना, चोटियाँ जो बर्फ़ के जो है ग्रीन हाउस जो प्रभाव के कारण क्या वो जो बर्फ़ है वो पिघलने लगता है, पिघलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की गर्म रखता है। क्या, पृथ्वी को गर्म रखता है, जिससे शीशे द्वारा जो होता है, शीशे द्वारा उष्मा का रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान क्या होता है, बाहर के तापमान में काफ़ी अधिक जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, पृथ्वी गर्म रखता है, जिसे शीशे का दो उष्मा को रोक लेने के कारण क्या होता है, रोक लेने का शीशे का जो अंदर का तापमान क्या होता है, अंदर का जो तापमान है बाहर के तापमान में, अंदर का तापमान जो होता है बाहर के तापमान क्या होगा, काफ़ी अधिक होता है। क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको देखेंगे, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत को देखेंगे। यहाँ से ओजोन परत, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। जो ओजोन होता है ऑक्सीजन का एक क्या है बच्चों, अपरूप है, जिसे ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, O3। क्या होता है, यहाँ से हम इसको देख सकते हो, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप रूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु ये होता है O3 के रूप में। ठीक है, 3 परमाणु यहाँ से देख सकते हो तुम लोग, 3 परमाणु। यह वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित होता है। जो होता है कि ये 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के रेंज में उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे, इसमें सूर्यों से आने वाले क्या होता है, पराबैंगनी विकिरण जो होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है, उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और क्या होता है, इस प्रकार पृथ्वी पर जो जीव होता है, जीवों के लिए ओजोन परत पर एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। क्या होता है, पृथ्वी मतलब वो जो ओजोन O3 का जो काम है, जो पराबैंगनी किरण हमले के सूर्यों से आता है, जो पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होता है, उसको क्या रोकने का कार्य करता है, कि ताकि उसका मतलब क्या बोलेंगे, हानिकारक जो किरण है वो हमारे पृथ्वी पर ना आ पहुँचे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं, जीवों के लिए ओजोन परत सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करता है। और पराबैंगनी जो विकिरण होता है, हानिकारक विकार जैसे मोतियाबिंद
त्वचा कैंसर, अन्य आनुवंशिक रोगों को बचाती है, इससे मतलब वो बचाती है वैसे बड़ी बड़ी भयानक बीमारी से, ठीक है। 1985 के 1985 के पास जो होता है आसपास वैज्ञानिक अटलांटिका भाग के पास ओजोन छिद्र मतलब अटलांटिका जो महासागर है उसके मतलब आसपास जो एक ओजोन छिद्र को उपस्थित ज्ञात की थी, मतलब उसका पता लगाया गया था, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग का ओजोन परत छेद हो जाता है तो हम लोग मतलब जीने लायक नहीं रहेंगे, बहुत सारी बीमारी का ये हो जाएगा, पशुपालन मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे में बहुत हानिकारक ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से ये कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद इसको याद कर लीजिए, एग्जाम आता है तो नहीं आएगा। अगर चैनल में पहली बार आता है देवियों और सज्जनों, ठीक है, देवियों और सज्जनों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉग के बारे में, यहाँ से देख सकते हैं स्मॉग जो यहाँ से इसका जो पॉइंट है, जो वायु प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण एक ही प्रकार के है, जो वायु जो प्रदूषण होता है एक प्रकार है, धुआं और धूल के मिश्रण को स्मॉग कहते हैं। धुआं और जो धूल होता है उसको जो मिश्रण होता है उसको, कि इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धुआं और धुआं और धुंध को स्मॉग कहते हैं, ठीक है। स्मॉग किसी जलवायु में बन सकती, क्या होता है स्मॉग, जो किसी भी जलवायु में बन सकती है जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण हो, जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण है, खासकर शहरों में ज़्यादा क्या कोहरा धूप देख सकते हैं तुम लोग, ठीक है। तो स्मॉग के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ से उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, जल, ठीक है बच्चों, जल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं हम जल के बारे में, पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% पानी, क्या 75% भाग पर विद्यमान है, ठीक है। यह भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। क्या होता है, पृथ्वी की जो सतह है तो लगभग 75% भागों पर पानी विद्यमान है, कितना 75% भागों पर विद्यमान है। यह भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। भूमि के जो अंदर जो होता है, भूमि के अंदर में क्या जल के भूमिगत जल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट, इसका जो अधिकांश जल का स्रोत है सागर, इसका अधिकांश जो जलों के स्रोत है सागर, नदियाँ, झरने एवं झील। इसका जो अधिकांश जल स्रोत जो होता है इसका नदी है, झरने एवं झील होते हैं, ठीक है। जल कुछ मात्रा में जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाए जाते हैं, जो जल की कुछ मात्रा जो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसको देख सकते हैं, 75% भाग में हमारा जल है वो भूमि के अंदर जो अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। और अधिकांश जल जो स्रोत होता है सागर, नदी, झरने एवं कहाँ होता है, झील, जो कुछ जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी क्या होता है बच्चों, पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जल की क्यों क्या क्या आवश्यकता है, वो क्यों आवश्यकता है उस पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं उसको, जल की आवश्यकता, यह शरीर के तापमान में नियंत्रित करता है, क्या कहता है, यह शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। उसके बाद जल मानव शरीर के कोशिका संरचनाओं तथा ऊतकों में उपस्थित जीव द्रव्यों का महत्वपूर्ण संगठक है। क्या कहता है, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, क्या करता है, मानव शरीर का जो तापमान क्या होता है नियंत्रित करता है। जल जो होता है मानव शरीर के कोशिका संरचना तथा ऊतकों में क्या होता है उपस्थित जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण संगठक है, क्या होता है, जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण संगठक है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से देखते हैं जल और जंतु जो होता है, जल जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य करता है, क्या होता है, जल जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य करता है, क्या कहता है, आवास का कार्य करता है। जल जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य करता है। सभी कोशिकाएं प्रक्रिया जल माध्यम से में होती है, क्या होता है, जल माध्यम में होती है। सभी कोशिकाएं जो होती जो कोशिका जो प्रक्रियाएं होती है जल माध्यम में होती है, ठीक है। उसको और एक बार बता देते हैं, इसका एकदम मोटा मोटी भाषा में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं यह शरीर के तापमान में नियंत्रित करता है। जल मानव के शरीर कोशिका और कोशिका संरचना ऊतक जो होता है वह जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण संगठक है, ठीक है। जल जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य करता है। जल जो होता है जंतु के लिए, पौधे एवं आवास का कार्य करता है, ठीक है। और सभी कोशिका प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया कोशिका जो प्रक्रिया माध्यम में होता है, जल माध्यम में ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जल का प्रदूषण, ठीक है। तो
तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। जब पानी पीने योग्य नहीं होता है, क्या होता है, जब जो पानी पीने योग्य नहीं होता है तो क्या होता है, नहीं होता तो यह तो पानी का अन्य उपयोग में लाते हैं। क्या होता है, जो पानी योग्य उपयोग में नहीं होता अन्य उपयोग में लाते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जल प्रदूषण कहते हैं। जल में वांछनीय अतिरिक्त पदार्थ का मिलना जल प्रदूषण है। क्या, जल में वांछनीय अतिरिक्त पदार्थों को मिलना, जल में वांछनीय अतिरिक्त पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण है। ठीक है, जल प्रदूषण का कारण क्या क्या है। जलाशय में उद्योगों के कचरा का डालना। क्या होता है, जलाशय में जो उद्योग होता है उस कचरा का डालना। जलाशय, इसका एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जलाशय के नज़दीक कपड़े धोना। जो जलाशय के क्या उसके नज़दीक में क्या कपड़े धोना। जलाशय वांछित पदार्थ जो डालना, इससे क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, जो प्रदूषण हो जाता है। जो उसके बाद हम देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, उसका जो होता है कचरा सब क्या करता है, डायरेक्ट नदियों के द्वारा बहाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, नदी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। गंदा होने के जो उसमें मछली जीव जंतु होता है वो क्या हो जाता है, उस जहरीली गैस के जल के पीकर क्या हो जाता है, मर जाता है, जिससे बहुत बड़े मतलब मछलियाँ मर जाती है। और उससे जो भी जानवर या मनुष्य उसमें से जो पानी पीते वो भी मतलब बीमार हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार से जल जो होता है क्या हो जाता है, प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से मृदा, मिट्टी के बारे में। तो यहाँ से हम देखेंगे मिट्टी, भूमि की ऊपरी सतह जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को भरपूर है। मतलब क्या, भूमि के जो ऊपरी सतह होता है, भूमि के जो ऊपरी सतह पौधे के लिए जो आवश्यक, उसमें जो पोषक तत्वों से भरपूर है। क्या होता है, पोषक तत्वों से भरपूर है। उससे कार्बनिक पदार्थ के, उससे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ है। एवं वायु क्या होता है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। क्या होता है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित। यह सतह क्या होता है, मृदा कहलाती है। यह सतह मृदा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मृदा का निर्माण हम यहाँ से देखेंगे। तो मृदा का निर्माण यहाँ से देख सकते, निम्नलिखित कार्यों का मृदा का निर्माण बनती है, या तो मृदा का बनाती है। ठीक है, सूर्य, दिन के समय क्या, सूर्य चट्टानों को गर्म करता है। क्या होता है, दिन के समय जो सूर्य की गर्मी से चट्टान क्या हो जाता है, गर्म होता है। और क्या होता है, वे क्या होता है, फैलाती है। रात को ठंडी होने लगती, क्या होता है, रात को चट्टानें सिकुड़ती है, और फैलाने से सिकुड़ने से उनमें के दरारें पड़ जाती। क्या होता है, चट्टानों में दरार पड़ जाती है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और क्या हो जाता है बच्चों, मिट्टी का रूप ले लेता है। ठीक है, क्या होता है, दिन के समय सूर्य के चट्टान से गर्म करता है, और वो ये फैलाते हैं, क्या फैलाते हैं। ठीक है, रात को ठंडी होने से उस क्या सिकुड़ जाता है, और फैलने, इस सिकुड़ने और उससे दरारें पड़ जाती, क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बड़ी बड़ी क्या होता है, चट्टानें क्या हो जाता है बच्चों, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इस प्रकार से मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रिय बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे पानी के बारे में देखेंगे। तो पानी, यहाँ से देख सकते हैं पानी, तेजी से बहता पानी चट्टानों को तोड़ फोड़ को टुकड़ों में कर देता है। क्या था, तेजी से जो बहता पानी का तेज गति से अगर ये होता है तो टुकड़ों में कर देती है। ठीक है, जो आपस में टकरा कर छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं। आपस में टकरा कर क्या कर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिसे मृदा बनाती है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, मृदा बनती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वायु के बारे में। ठीक है, तो क्या, तेज हवाएं चट्टानों को काटती है और मृदा का बनाने के लिए रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। क्या कहता है, तेज हवाएं भी जो होता है चट्टानों को काटती है। क्या होता है, तेज हवाएं चट्टानों को काटती है और मृदा को बनाने के लिए रेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ठीक है, इसको दोबारा हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं, जीवित जीव जो होता है, जीवित जीव को। ठीक है, जीवित जीव को यहाँ से देखते हैं, जीवित जीव। ठीक है, लाइकेन, मांस चट्टान जो होता है, चट्टानों की सतह पर क्या होता है, उगते
जुगती है और उनको कमजोर बनाकर महीन कणों में बदल देता है। क्या होता है देखो, लाइकेनोस मांस चट्टानों की सतह पर जुगती है और उनको कमजोर बनाकर महीन कणों में बदल देता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें यहाँ से देखिए मृदा का घटक क्या क्या है उसको देखते हैं। मृदा का घटक क्या है, तो मृदा के में मृदा में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मृदा में क्या होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में सड़े गले जो होता है जीवों के टुकड़े, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। क्या सड़े गले हैं, ठीक है बच्चों, ये तो सड़े गले, ठीक है, सड़े गले जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ह्यूमस कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सजीवों के में उपस्थित होते हैं। ह्यूमस मृदा को क्या कहते हैं, ह्यूमस जो मृदा को संरक्षण बनाते हैं ताकि वायु क्या हो जाए और पानी भूमि के अंदर तक जा सके। क्या होता है देखो, मृदा में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, सड़े गले जीवों के टुकड़ों में जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के सजीव उपस्थित होते हैं। विभिन्न सजीव उपस्थित होते हैं। ह्यूमस मृदा के संग्रहण बनाते हैं ताकि वायु और पानी भूमि के अंदर तक जा सके। क्या होता है, वायु और पानी भूमि के अंदर तक जा सके। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट है, मृदा की उपयोगिता क्यों हमें है, क्या उपयोगिता है, तो मृदा की उपयोगिता को देखेंगे तो मृदा एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। क्या, मृदा जो कि आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। हम भोजनों को कपड़ा, देखो हम भोजन कपड़ा तथा आश्रय पौधों से प्राप्त करते हैं जो मृदा में उगाते हैं। क्या, जो मृदा में क्या उगाते हैं। जंतु मृदा में उगाने वाले पौधों में आश्रित रहते हैं। जंतु क्या होता है, जंतु मृदा में उगने वाले पौधों पर ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, इसलिए उपयोग है। देखो हम लोग क्या करते हैं, मृदा एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है और हम भोजन कपड़ा तथा आश्रय जो होता है पौधों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से, जो भोजन हम लोग कुछ ऐसे ये होते हैं पौधों से, क्या होता है, भोजन कपड़ा तथा आश्रय पौधों से प्राप्त करते हैं जो मृदा में क्या होता है उगाते हैं। क्या उगाते हैं, जंतु मृदा में उगाने वाले पौधों में आश्रित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखें विभिन्न प्रकार की मृदा क्या क्या है। तो यहाँ से देखते विभिन्न प्रकार की मृदा के जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इसका चार मिट्टी, इसका जलोढ़ मिट्टी जो एकदम नरम वाला पानी, काली मिट्टी उससे एक थोड़ा ये बलुई मिट्टी रेत वाला, और लेटराइट मिट्टी थोड़ा ये वाला होता है पत्थर टाइप का, बलुई मिट्टी थोड़ा ये होता है। उसके बाद हम देखें मृदा का अपरदन, मतलब उसका प्रदूषण ऐसे समझो। ठीक है, मतलब वो लायक नहीं रहता कुछ ये, तो इस पर मृदा का अपरदन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ से इसका देखेंगे। तो मृदा की ऊपरी सतह पर वायु, जल, बर्फ एवं अन्य भौगोलिक कारकों के द्वारा क्या होता है, वायु, जल, बर्फ, अन्य भौगोलिक कारकों के द्वारा लगातार क्या होता है हटाई जाती है। भूमि की ऊपरी सतह पर मृदा को हटाना, भूमि की जो ऊपरी सतह है उसको मृदा को हटाना मृदा का अपरदन कहलाता है। क्या कहते हैं, मृदा का अपरदन कहते। देखो मृदा की ऊपरी सतह जो होता है, मृदा के ऊपरी सतह पर वायु, जल, बर्फ, अन्य भौगोलिक कारकों द्वारा लगातार हटाए जाते हैं। क्या होता है, देखो मृदा का जो ऊपरी सतह वायु, जल, बर्फ एवं अन्य भौगोलिक कारकों द्वारा लगातार हटाई जाती है, और भूमि का ऊपरी सतह क्या हो जाता है बच्चों, मृदा का हटाना अपरदन कहला। ठीक है, उसके बाद मृदा का अपरदन का कारण, भूमि को पशुओं के द्वारा अधिक मात्रा में चराना। भूमि को अगर पशुओं को अधिक मात्रा में चराएंगे तो अपरदन का एक ये हो सकता है। तेज हवा के दबाव पानी की वजह से मिट्टी के ऊपर की सतह को हटाना। जब तेज हवा देता है तो क्या होता है, पानी की तेज हवा तथा पानी की वजह से जो मिट्टी का ऊपर का लेयर क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, तो उसमें जो उर्वरक शक्ति होता है वो उसके साथ चला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे पेड़ों की कमी होने के कारण भी यह मिट्टी की ऊपरी परतों को हटाना। क्या, तो पेड़ों की कमी होने के कारण भी मिट्टी की ऊपरी सतहों को हटाना। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से जैविक रसायन चक्रण। जैविक रसायन चक्र, ठीक है, यहाँ से देखेंगे जीवमंडल के जैव और अजैव घटकों में लगातार
अंततः क्रियाएं होती रहती। क्या होता है? जीव मंडल में जैव और अजैव, जीव मंडल में जैव और अजैव घटक में लगातार अंततः क्रियाएं होती रहती है। जैसे पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। पौधों में क्या होता है? आदि तत्वों इनके खनिज की आवश्यकता होती है। क्या खनिज की आवश्यकता है? खनिज जल, भूमि या वायु से जो पौधों उत्पादन स्तर में प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है, और दूसरे स्तरों में से होते हुए अपना मुख्य स्रोतों से स्थानांतरित होते रहते हैं। इस पराक्रम को जैव रसायन चक्रण कहलाते। क्या होता है? जैव मंडल में जैव और अजैव घटकों में लगातार अनंत क्रिया। तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, सल्फर क्या आदि तत्व इनके खनिजों में आवश्यकता होती, खनिज की आवश्यकता होती। ठीक है, ये खनिज जल जो होता है भूमि या वायु से पौधों उत्पादक स्तर में प्रवेश करते। कहाँ? उत्पादक स्तरों में प्रवेश करते और दूसरे स्तरों में होते हुए अपने मुख्य स्रोत स्थानांतरित होते रहते थे। इस पराक्रमों को जैव रसायन चक्रण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जल चक्र। जल चक्र वह प्रक्रिया अपने भाषा में बता रहे। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है उसको, जल चक्र वह प्रक्रिया जो सूर्य की गर्मी से बाष्पीत होकर ऊपर उठता है। वहाँ संघनन देखो, ये क्या है? समुद्र है, सूर्य है, सूर्य का किरण है। ये क्या होता है? सूर्य की गर्मी से यहाँ बाष्पीत होकर ऊपर उठता है और वहाँ संघनित होकर क्या करता है? बादल का रूप ले लेता है। जब बादल ये भारी होने लगता है तो वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इस क्रिया को ही जल चक्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ से इसको एक बार पढ़ के सुनाते हैं। जल चक्र वह पूरी प्रक्रिया जिसमें पानी जल वाष्प बनाती है। क्या पानी जल वाष्प बनाती है और वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है और नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाती है। जल चक्र कहलाता है। ठीक है, वही है। मतलब क्या होता है? वो पूरी प्रक्रिया जिसमें पानी क्या जल वाष्प बनाती है और वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है और फिर नदी द्वारा समुद्र में पहुंच जाते हैं। जल चक्र कहलाता है। क्या होता है? क्या ये मान लीजिए यह है, ये सूर्य की गर्मी से ये कि बाष्पीय को ऊपर उठता है, वहाँ ठंडा कर बादल के रूप में पुनः पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आती है और नदी नाली के द्वारा फिर समुद्र में मिल जाते हैं। यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जिसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें जल चक्र के क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है, उसको देखते हैं। उसका प्रक्रिया था जल चक्र का प्रक्रिया 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7 पॉइंट इसका है। उसको भी अच्छा से ये कर। ठीक है, उसको भी देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो महासागरों, समुद्र, झील तथा जलाशयों की जल सूर्य की उष्मा के कारण जल वाष्प होती रहती। क्या होता है? महासागरों, समुद्री झील द्वारा जलाशय जल सूर्य की। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या जल चक्र की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट जल चक्र का क्या है प्रक्रिया। ठीक है, तो उसका प्रक्रिया देखेंगे। तो यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा है, अच्छा से ये है। तो यहाँ से इसको देखेंगे जल चक्र का प्रक्रिया। तो हम देखेंगे क्या होता है? महासागर, समुद्र, झील तथा जलाशय के जल सूर्य की उष्मा के कारण वाष्पित होता रहता है। क्या होता है? महासागरों की समुद्र झील जो होता है, महासागरों को जो समुद्र झील जलाशयों के जल सूर्य की क्या होता है? सूर्य की उष्मा के कारण वाष्पित होता रहता है। क्या होता है? महासागर, समुद्र, झील तथा जलाशय में सूर्य की उष्मा के कारण वाष्पित होता रहता है। ठीक है, उसके पौधों मिट्टी पानी की अवशोषित करते हैं। क्या होता है? मिट्टी क्या होता है? पानी की अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? इस्तेमाल करते रहते। क्या कहते हैं? प्रकाश जो होता है संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान संश्लेषण प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते? इस्तेमाल करते हुए वायु में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को मुक्त करते। क्या वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को मुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें जंतु में श्वसन, जंतु के शरीर के द्वारा बाष्पीकरण। क्या होता है? जंतु के बाष्पीकरण होता है और इस क्रियाओं से जल वाष्प वातावरण में
आ जाती है। क्या होता है, जंतुओं में जो श्वसन द्वारा जंतुओं के शरीर के द्वारा बाष्पीकरण क्रियाओं को जल वाष्प वातावरण में जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट, जलाशयों से होने वाले जल की बाष्पीकरण। क्या होता है, जलाशयों से होने वाली जल की बाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। क्या करते, देखो, जलाशयों से होने वाले जल का बाष्पीकरण, जलाशयों में होने वाले जल का बाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। क्या कहते हैं, वर्षा प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद जल जो होता है, जल जो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरती है। क्या होता है, जल जो होता है वर्षा के रूप में जमीन पर गिरती है, वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है, परंतु क्या होता है, समुद्रों में जो नहीं बह जाती। क्या होता है, समुद्रों में बह नहीं जाती है, इसे कुछ ज़मीनों के अंदर चला जाता है। क्या चला जाता है, वो भूमजल भाग बन जाता है। क्या भूमजल भाग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो बोलते हैं, पौधे भूमजल का उपयोग बार बार करते हैं। क्या बार बार करते हैं, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद और ये में देखते हैं क्या, महासागर, समुद्र, जो झील होता है, जलाशय, जो सूर्य की उष्मा के कारण वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों मिट्टी से पानी को अवशोषित करता है। क्या मिट्टी से जो पानी अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं, ये वायु में वाष्पोत्सर्जन द्वारा मुक्त करते हैं। ठीक है, उसके जंतु में श्वसन, जंतु के शरीर वाष्पीकरण प्रक्रिया जल वातावरण में जाती है। ठीक है, उसके बाद जलाशय से होने वाले जो वाष्पीकरण संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। क्या वर्षा प्रदान, उसके बाद जल जो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है और समुद्र में नहीं बह जाता, इससे कुछ जमीन अंदर तक चला जाता है और भूमजल भाग बना रहता है। ठीक है, तो इसका देख लिए ये जल की जो प्रक्रिया है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है, कार्बन चक्र क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे, कार्बन चक्र। ठीक है, तो कार्बन चक्र वायुमंडल के कार्बन तत्वों को संतुलन बनाए रखते हैं। क्या होता है, कार्बन चक्र जो होता है वायुमंडल में कार्बन तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। क्या, कार्बन चक्र जो होता है वायुमंडल में कार्बन तत्वों का संतुलन क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है, ये कार्बन पृथ्वी पर ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या होता जाता है, ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। उसके बाद यौगिक के रूप में ये क्या कहता है, यौगिक के रूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग अलग प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। क्या कहते हैं, देखो, जो यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग अलग प्रकार के खनिजों को हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है प्रकाश संश्लेषण में पौधों, जो प्रकाश संश्लेषण में पौधा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते। क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उत्पादक जो होता है स्तर, पौधों से कार्बन उपरोक्त स्तर क्या होता है, जंतुओं तक स्थानांतरित होता है। क्या होता है, उत्पादक स्तर जो होता है पौधों से कार्बन उपरोक्त स्तर जंतुओं तक स्थानांतरित होता है। क्या जंतुओं तो क्या होता है, स्थानांतरित होता है। इसका कुछ मुख्य जो होता है, मुख्य श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें जीव द्रव्य के उपघटक से, जो जीव द्रव्य के उपघटक से कार्बन वायुमंडल में पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, कार्बन वायुमंडल में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे देखेंगे नाइट्रोजन चक्र क्या उसको देखेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन, इस प्रक्रिया में वायुमंडल को नाइट्रोजन सरली अणु के रूप में, इस प्रक्रिया के नाइट्रोजन सरली अणु के रूप में मृदा और पानी में आती है। क्या कहते हैं, मृदा और पानी में आती है। ये सरल अणु जटिल अणुओं में बदल जाते हैं। क्या होता है, ये सरल जो अणु होता है जटिल अणुओं में क्या हो जाता है, बदल जाते हैं। ठीक है, और जीवधारियों से फिर से सरलों अणुओं के रूप में वायुमंडल में वापसी चले जाते। इस पूरी प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है, इसको और एक बार देखते हैं। जो इस प्रकार वायुमंडल का जो नाइट्रोजन सरली अणु जो होता है अणु के रूप में मृदा और पानी में आती है। क्या होता है, मृदा और पानी में आती है। ये सरल अणु जटिल अणु में बदल जाते हैं। ये जो सरल अणु होता है ये जटिल अणुओं में क्या होता है, बदल जाते हैं और जीवधारियों से फिर सरल अणु के रूप में वायुमंडल में वापसी चले जाते हैं। क्या होता है, ये और जीवधारियों से फिर सरल अणु के रूप में वायुमंडल में वापसी चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है,
तो 1 नंबर में वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होता है, 78, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल जो RNA, DNA, विटामिन का आवश्यक घटक नाइट्रोजन है। क्या होता है? जो प्रोटीन का न्यूक्लिक अम्ल जो था RNA और DNA का, विटामिन का जो आवश्यक घटक नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद तीसरा न, पौधे और जंतु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते। क्या होता है? जो पौधा, जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते, अतः इसका नाइट्रोजन के यौगिक में बदल की आवश्यकता होता है। क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन की यौगिक में बदलने का आवश्यकता होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जैसे राइबोसोम, फलीदार पौधों, जड़ों में फल, ग्रंथि और नमक विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं। क्या होता है? देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जैसे राइबोसोम, फलीदार पौधों, जड़ों में मूल ग्रंथि जो होता है, ग्रंथि का नमक विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ से इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रो स्थिरीकरण कहा। मतलब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन यौगिक परिवर्तन करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका, तो यहाँ से इसका जो दूसरा पॉइंट है, बिजली चमकने के समय, जो बिजली का जो चमकने के समय क्या होता है? बिजली चमकने के समय क्या होता है? वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल देता है। क्या होता है? बिजली चमकने के समय वायु में जो पैदा उच्च ताप जो होता है, दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये ऑक्साइड जो होता है जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस में अम्ल में बनाते। क्या होता है? ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के पानी के साथ ज़मीन पर गिरते, ठीक है। पौधे नाइट्रस और नाइट्रस में को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। क्या होता है? पौधे नाइट्रस को ग्रहण करते हैं तथा जल उन्हें जमीन अम्ल में बदल देते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र विभिन्न चरण, अमोनीकरण, यह मृत जैव जो होता है पदार्थों को अमीनो में उपघटक करने की प्रक्रिया में, यह क्रिया मिट्टी को रहने वाले सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया द्वारा होता है। मतलब यह मृत जीव पदार्थ अमीनिया जो होता है उपघटक करने की प्रक्रिया, जो उपघटक करने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया मिट्टी में रहने वाली जो सूक्ष्म जीव होता है उसे बैक्टीरिया द्वारा होता है। किस में होता है? बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से देखेंगे तो नाइट्रिक अमोनिया के पहले नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण करते हैं। अमोनिया को जो पहले नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहते हैं, और विनाइट्रीकरण उसको कहेंगे वह प्रक्रिया जिसमें भूमि में पाए जाने वाले नाइट्रेट स्वतंत्रता नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होता है। क्या होता है? नाइट्रेट जो स्वतंत्रता नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होता है, विनाइट्रीकरण का मतलब वह प्रक्रिया जिसमें भूमि में पाए जाने वाला नाइट्रेट जो होता है स्वतंत्रता नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देख सकते ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र यहाँ से देखेंगे, ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत वायुमंडल होता है। ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? वायुमंडल। यह वायुमंडल में लगभग 21% उपस्थित होता है। यह पानी में घुले हुए रूप में जलाशय में उपस्थित है। क्या होता है? पानी में घुले हुए रूप में जलाशय में उपस्थित है और जलाशयों में जीव द्वारा जीवित रहने की सहायता करती है। क्या कहते हैं? जलीय जीवों में जीवित रहने में सहायता करती है, ठीक है। उसके बाद हमें देखेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रिया में होता है। वायुमंडल में जो होता है
क्या होता है? ऑक्सीजन 3 उपयोग प्रक्रिया में होता है, श्वसन, दहन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रिया में होता है, जैसे श्वसन होता है, दहन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद यहाँ से देख सकते ऑक्सीजन जब जीवधारियों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। क्या होता है? ऑक्सीजन जब जीवधारियों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। ऑक्सीजन सब जीवधारियों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। क्या होता है? वायुमंडल में मुक्त होता है। ठीक है। उसके